हिंद दोस्तों, एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। और एमपी जीके की जो सीरीज हम लोग चला रहे थे, तो हम उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो हम लोगों ने बनाया था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसका भाग 2 लेके हम लोग आए हैं, तो उसमें सामान्य परिचय में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में जो हम बात करेंगे वो मध्य प्रदेश की सामान्य सी बात होती है ना। सामान्य परिचय मतलब कहाँ क्या नाम है, क्या इसका राजकीय दिवस है, क्या ये सब चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भी आगे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ आप ये मत सोचें कि ये सिंपल सा है में आता है। ठीक है दोस्तों, आता है, मुझे पता है आता होगा आपको, बहुत से लोगों को शायद कुछ ना भी आता हो, बट आपको देखना है, रिवाइज करना है, क्योंकि जो हमारी अपकमिंग वैकेंसी होंगी उनमें एमपी आएगा तो आपका रिवाइज होता रहेगा। तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए, वीडियो को एंड कर दीजिए। देखिए दोस्तों, राज्य का नाम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजधानी क्या आ जाएगी, आपको पता है भोपाल आ जाएगी। भोपाल को राजधानी कब बनाया गया था, 56 में ही बनाया गया था, जिलावार में बनाया गया था। उसमें ये बात याद रखना। स्थापना दिवस क्या है, तो 1 नवंबर 1956 आएगा। और दोस्तों वर्तमान स्वरूप, ये 2 क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अपनाया गया। तो ये दोस्तों ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग हुआ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, तब मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, राज्य दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस मतलब हमारा मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो उसको राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजकीय भाषा हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को एक करके ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी ही जानते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाषा हमारी कौन हो जाएगी, भाषा हिंदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा भी है। ठीक है दोस्तों, और आपको एक पॉइंट यहाँ और बताना चाहूँगा कि जो हिंदी है हमारी, वो 14 सितंबर वो हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, भारत में, पूरे भारत की बात हो रही है। अन्य भाषाएं में देखिए आप, उर्दू आ जाएगी, उर्दू, और कुछ अन्य भाषाएं भी हैं, अन्य भाषाएं भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो उर्दू तो हमारा अन्य भाषा में आ जाएगा। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, उर्दू अन्य भाषा है, और बहुत सी बोलियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। बघेलखंडी, मालवी, निमाड़ी और हमारा बुंदेलखंडी, बहुत सी भाषाएं हैं जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राजकीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करने वाला हूँ 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये थोड़ा मैं आपको तब तक बता देता हूँ। आइए दोस्तों, राजकीय गान कौन सा है, तो राजकीय गान कौन सा है, मेरा मध्य प्रदेश। तो आपने ये सुना होगा, मेरा मध्य प्रदेश, ये हमारा राजकीय गान है। सुख का साथी, दुख का साथी, सुख का दाता, मेरा मध्य प्रदेश है, यही हमारा राजकीय गान है। और इसको लिखने वाले कौन थे, इनको राइटर कौन थे, मतलब इसको बनाने वाले कौन थे, तो याद रखना आप, महेश श्रीवास्तव। बहुत बार एग्जाम में आया है, महेश श्रीवास्तव, जिन्होंने एमपी का राजकीय गान लिखा था। ठीक है दोस्तों, राजकीय फसल के बारे में बात करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, जो लगभग 80% के बराबर है। ठीक है, तो राजकीय फसल हमारी कौन सी हो जाएगी, सोयाबीन। राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है हमारा, लिली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजकीय मछली के बारे में बात करें तो राजकीय मछली क्या हो जाएगी, महाशील, महाशील मछली। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्ट आपको याद ही रखने हैं। राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा, राई, हमारे यहाँ राई होता है। राजकीय नाट्य क्या हो जाएगा, राजकीय नाट्य माछ हो जाएगा। कहीं कहीं आपको माचा लिखा मिलेगा, तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो आप पे डिपेंड, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या सही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए राजकीय चिन्ह के बारे में कुछ बात करते हैं, बना के देखते हैं कैसा राजकीय चिन्ह हमारा मध्य प्रदेश में जो अपनाया है उसमें क्या क्या विशेषताएं। देखिए दोस्तों, राजकीय चिन्ह है जो, उसमें क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। तो राजकीय चिन्ह जो हमारा ऐसे टाइप वृत्त बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सबसे बाहरी वृत्त है, इसमें 24 स्तूप बने हुए हैं, ऐसे करके 24 स्तूप बनाना है, 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 छोटे बड़े होंगे। चल देखिए आप समझने के लिए काफ़ी है। तो ये स्तूप बने हुए हैं 24, मतलब 24 स्तूप बने हुए हैं सबसे बाहरी वृत्त में। उसके बाद हमारा जो अंदर का दूसरा वृत्त है, तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश शासन लिखा मिलेगा, मध्य प्रदेश शासन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ये आप लोगों को शायद मालूम होगा। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? मुंडकोपनिषद। ठीक है दोस्तों, ये आप बताइएगा कितने उपनिषद है हमारे यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या। और दोस्तों देखिए, हमारा इस जो राजकीय चिन्ह है, इसमें इस साइड गेहूं की बालियां हैं और इस साइड धान की बालियां हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो गेहूं की बालियां हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, बना लीजिएगा। और यहाँ पे धान की बालियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको राजकीय चिन्ह के बारे में ऐसे क्वेश्चन आता है कि राजकीय चिन्ह जो हमारा है उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश शासन। नीचे क्या है? सत्यमेव जयते। और एक बात, यहाँ जो आपका सेंटर है, जो सेंटर हमारा जो वृत्त है हमारा, उसमें देखिए आप सेंटर वृत्त में बरगद का पेड़ बना हुआ है। क्या दोस्तों? बरगद का पेड़ बना हुआ है, बहुत बड़ा जो हमारा राजकीय वृक्ष है बरगद, उसका पेड़ बना हुआ है। और यहाँ पे सत्यमेव जयते है, मतलब सत्यमेव जयते का चिन्ह इसको हम बोलते हैं अशोक स्तंभ। यहाँ क्या बना हुआ है? अशोक स्तंभ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अशोक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अशोक स्तंभ कहाँ बना हुआ है? बरगद के पेड़ के पास नीचे। और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में केंद्रीय वृत्त में किस वृक्ष को बनाया गया है या दर्शाया गया है? तो आपको लगाना है यहाँ बरगद। यहाँ बरगद का वृक्ष है जो हमारा राजकीय वृक्ष है, उसको बनाया गया है या दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आगे लेके चलते हैं और आप लोग इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा, रिवाइज होता जाएगा आपका। और आप जो आप एमपी पुलिस या एमपी से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सब चीज़ें। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजकीय जो पक्षी है हमारा, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? राजकीय पक्षी के बारे में आप जानते होंगे क्या होता है राजकीय पक्षी? पक्षी हमारा दूधराज। दूधराज, इसके और नाम होते हैं शाह बुलबुल। शाह बुलबुल भी बोला जाता है इसको। और आपके एग्जाम में एमपीपीएससी ने ही पूछा था इसको, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो भी इसका पूछा जाता है, पैराडाइज क्लेचर। ये भी बहुत बार आ चुका है। पैराडाइज जो फ्लाई कैचर है, फ्लाई कैचर। ये जो फ्लाई कैचर है इसको इस नाम से दूधराज के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन में से कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, राजकीय खेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राजकीय खेल, तो राजकीय खेल क्या है मध्य प्रदेश का? मलखंभ है, मलखंभ। और दोस्तों एक फैक्ट और इसके बारे में याद रखना कि जो मलखंभ है इसको कब अपना राजकीय खेल बनाया गया था? 2013 में। ठीक है दोस्तों, सन भी बहुत बार पूछी जाती है कि जो आपका राजकीय खेल है ये कब मध्य प्रदेश ने इसे अपनाया था। राजकीय पशु के बारे में बात करेंगे। राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या हो जाएगा हमारा? 12 शिंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 12 शिंगा है ये हमारा राजकीय पशु हो जाएगा। राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? अभी मैंने आपको बताया था, राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको इन तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। दूधराज जो हमारा राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष, इन तीनों को मध्य प्रदेश की जो वर्षगांठ थी 25वीं,
ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किस वर्षगांठ पर इन तीनों को राजकीय चिन्ह मतलब राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष अपनाया गया था। तो ये 1981 में अपनाया गया था तीनों को। तो ये तीनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हो, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष 1981 में अपनाया गया था। 25वीं वर्षगांठ, स्थापना के 25 साल बाद, ठीक है दोस्तों, 25वीं 24 साल में 25वीं वर्षगांठ पे याद रखना दोस्तों ये चीज। मलखंभ के बारे में याद रखना, राजकीय खेल हमारे यहाँ का क्या है, मलखंभ हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो हमारा विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें सीट देखिए आप कितनी है, 230 प्लस 1, ठीक है दोस्तों। 230 कौन है और ये प्लस 1 कौन है, ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए। हाँ, सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में हमारा जो विधानसभा है वो एक सदनात्मक है, ना कि द्विसदनात्मक, मतलब सिर्फ एक सदन ही काम करता है। द्विसदनात्मक विधानसभा जो होती है उसमें हमारा विधान परिषद शामिल होती है, विधान परिषद। और जो काम राज्यसभा लोकसभा जब दोनों मिलकर संसद बनाती हैं, तो जो राज्यसभा का काम होता है वही विधान परिषद का राज्यों में काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है, सिर्फ एक सदनात्मक विधानसभा है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है, विधानसभा बस से विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। बस एक बार प्रस्ताव बनाया गया था और उसको भेजा नहीं गया, ठीक है दोस्तों। ये आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक विधानसभा है। तो मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 230 प्लस 1। अब देखिए 230 जो है वो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित विधायक होते हैं 230। जो एक होता है ये होता है एंग्लो इंडियन, ठीक है दोस्तों। तो ये एंग्लो इंडियन होता है जो वो बन होता है, इसको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना आपको कि 230 प्लस 1 ये हमारे यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों ये जो है एंग्लो इंडियन है, ये हमारे यहाँ पे कौन बनाए जाते हैं, जो NRI होते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ के जो लोग विदेशों के लोगों की यहाँ पे शादी हुई हो, या हमारे यहाँ से किसी की शादी विदेश में हुई हो, जो मेंबर होते हैं तो वो उन्हीं में से कोई में से बनाया जाता है। आगे आते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा। दोस्तों एक चीज और, जो हमारा विधानसभा है इसमें SC और ST के लिए कितनी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है वो देखते हैं। तो विधानसभा में ST देखिए पहले, ST का मतलब है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति ये होती है हमारी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। तो विधानसभा में ST के लिए कितना रिजर्वेशन किया गया है, कितनी सीटों का किया गया है, तो आपको याद रखना है। ST के लिए रिजर्वेशन है जो हमारा जो विधानसभा में रिजर्वेशन है वो हमारा 47 सीट का है, ठीक है दोस्तों। और अगर यही पूछा जाए विधानसभा में SC के लिए, SC मतलब अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों का रिजर्वेशन किया गया, 35। और दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ये टॉप क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा रिपीट भी होते हैं। और आपको कभी ये दोनों को मिला के दे दिया जाएगा कि SC और ST दोनों को कितना रिजर्वेशन दिया गया विधानसभा में, तो आप दोनों को ऐड करके बोलना है आपको। तो कितनी हो जाएंगी हमारी 82 सीट्स हैं जो हमारी विधानसभा में ST और SC दोनों के लिए रिजर्व की गई है। और दोस्तों ये अब आप ये क्वेश्चन भी आपके मन में उठ सकता है कि SC के लिए ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ST जनसंख्या हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, ये परसेंटेज हो जाएगा और इसका परसेंटेज कुछ 15 पॉइंट कुछ करके है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ST की जनसंख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है और SC की कम है, इसलिए ST को ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। आगे बात करते हैं, विधानसभा की हम लोगों ने बात कर ली, लोकसभा में बात करते हैं। लोकसभा में किसको कितनी सीटें आवंटित की गई हैं और कितना रिजर्वेशन दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में
लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें, टोटल सीटों की बात की जाए तो 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 29। और एससी के लिए, एसटी और एससी दोनों के लिए कितना रिजर्वेशन किया गया है? तो अब एससी के लिए अगर देखा जाए तो 4 सीटों का रिजर्वेशन है और एससी के लिए 6 सीटों का रिजर्वेशन है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में एससी और एसटी, एससी एंड एसटी दोनों के लिए 10 सीटों का रिजर्वेशन रखा गया है। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? राज्यसभा के लिए जो हमारे यहाँ से सांसद निर्वाचित होके जाते हैं वो कितने हैं? तो 11। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है और इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और मध्य प्रदेश के जो है जिलों से लेके ग्राम पंचायत तक हम लोगों को बात करनी है। तो मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं आपको पता होगा, बिल्कुल 100% आपको पता होगा, 52 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, लेटेस्ट जिला कौन सा है? 52वां, जो हमारा हो जाएगा निवाड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिले के बाद हम लोग तहसील की बात करें तो हमारे यहाँ तहसीलों की जो संख्या है, तहसीलें जो हमारे यहाँ पे वो 372 है। ठीक है दोस्तों, और ये 2018 के अनुसार, जो 2018 में आंकड़े आए हमारे, उसके अनुसार कितनी है? सॉरी, एक सेकेंड, 418 तहसीलें, 410 तहसीलें, 18 नहीं 10 तहसीलें हैं, सॉरी कंफ्यूज हो गया था। तो 410 तहसीलें हमारे यहाँ पे 2018 के आंकड़ों के अनुसार है। अगर हम बात करें इसके पहले के आंकड़ों की तो यहाँ पर ये तहसीलें 369 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आपका अगर ये ऑप्शन है तो आपको ये लगाना है, ये ऑप्शन है तो ये लगाना है। या आपको 2018 लिख के देगा तो 410 लगानी है, अगर नहीं लिख के देगा तो ये लगाना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तहसीलों के बाद अगर हम बात करें संभागों की बात कर ले, संभाग यहाँ जिले के पहले संभाग आपको मैंने पढ़ाए हुए थे, गठन बता दिया था कि संभाग का कब गठन हुआ था। तो हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। ठीक है दोस्तों, तहसील विकास खंड कितने हैं हमारे यहाँ? तो विकास खंडों की संख्या है वो कितनी है? 313। ठीक है दोस्तों, तो विकास खंड होते हैं वो 313 हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो हमारे आदिवासी विकास खंड है मध्य प्रदेश में, उनकी संख्या कितनी है? तो आदिवासी विकास खंड ये क्या होते हैं? तो आदिवासी विकास खंड होते हैं जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो उनको आदिवासी विकास खंड घोषित कर दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो ये संख्या 89 है। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, पुराने पेपर उठा के देखना, हर क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉर्मली सभी क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम होता है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नगर निगम, देखते हैं नगर निगम कितने। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखो, जो हमारा नगर निगम है कितने हैं? नगर निगम की संख्या 16। नगर निगम के बाद उससे छोटा कोई जो निकाय होता है, नगरीय निकाय की बात की जाए, अगर नगरीय निकाय होती है तो नगर निगम हो गया। उसके बाद नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिका, इनकी संख्या कितनी है? 90 है। नगर परिषद होता है, नगर परिषद, तो नगर परिषद कितना है हमारे यहाँ पे? तो नगर परिषद की जो संख्या है हमारे यहाँ पे 2018 के अनुसार 272 है। ठीक है दोस्तों, 272 2018 के अनुसार। और अगर इसके पहले की बात की जाए तो 2018 में 8 नगर परिषदों की स्थापना की गई थी या बनाई गई थी, तो ग्राम पंचायतों को नगर परिषद घोषित किया गया था। उसके पहले 264 थी। ये भी आपको याद रखना, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हुई हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन आपका आता है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। बेसिकली 264 ऑप्शन आएगा, 264 लगाना है। अगर 200 नहीं आता है और आपका 2018 लिखा हुआ आता है या ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये नगरीय निकायों की बात हो गई है हमारे यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग जो हमारा पंचायत सिस्टम है उसकी ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात की है जिला पंचायतों की। जिला पंचायत, तो
हर जिले में जिला पंचायत का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, तो 52 जिला पंचायत है हमारे यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग जनपद पंचायत। जनपद पंचायत, ठीक है दोस्तों, तो जितने हमारे यहाँ विकास खंड हैं उतने ही हमारे यहाँ जनपद पंचायत होती है। विकास खंडों की संख्या 313 थी, 313 ही हमारे यहाँ जनपद पंचायत है। अगर हम यहाँ ग्राम पंचायतों की बात करें, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत हमारे यहाँ कितने हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों की संख्या है जो 22,816। ठीक है दोस्तों, 22,816 हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हैं। अगर ग्रामों की बात की जाए, ठीक है, कुल ग्राम की बात की जाए, कुल ग्राम, और आपसे ये ग्राम जब पूछे जाएंगे ना तो आपको कोई फिक्स डाटा नहीं देगा वो। 54,903 जिले हैं, 3 ग्राम है, सॉरी 3 ग्राम। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 में शायद ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में ग्रामों की संख्या है, तो उसमें ऑप्शन ऐसे करके दिया हुआ था 52,000 से अधिक, 54,000 से अधिक, 50,000 से अधिक या 54,000 से कम। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको कोई फिक्स ये नहीं मिलेगा, फिक्स देगा रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि आबाद ग्राम भी होते हैं इसमें और कुल ग्राम की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको टिक करना इस तरीके से आएगा, आपको याद रखना, आप याद भी रख सकते हो। 54,903 हमारे यहाँ पर ग्राम है। ठीक है दोस्तों, 2-3 चीजें और रह गई हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में छावनी बोर्ड कितने हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड, तो मध्य प्रदेश में कितने छावनी बोर्ड हैं? तो दोस्तों छावनी बोर्डों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो छावनी बोर्ड हैं वो 5 हैं। कितने दोस्तों? 5। और अगर पुलिस में हम बात करें आईजी रैंक और डीआईजी रैंक, ठीक है दोस्तों, तो आईजी रैंक कितनी है हमारे यहाँ पे? 11 है। डीआईजी रैंक कितनी है? डीआईजी रैंक हमारे यहाँ 15। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय का दूसरा भाग है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में और सामान्य परिचय में क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी के हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। महाधिवक्ता का कार्यालय कहाँ पर है, ये सब चीजें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का अगर मैं आपसे पूछूं उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, और दोस्तों मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा आपको, उच्च न्यायालय को अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप इसका देख लीजिए, कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ये उच्च न्यायालय का कार्यालय है। अभी दोस्तों इसमें 2 खंडपीठें भी हमारे यहाँ पे, हमारा उच्च न्यायालय इसकी 2 खंडपीठें हैं। ये मुख्य पीठ होती है, 2 खंडपीठें हैं, एक हमारी इंदौर में है, दूसरी हमारी ग्वालियर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश में जो खंडपीठें हैं वो कहाँ पे हैं? इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का जो वित्तीय राजधानी है उसे किसे कहा जाता है? वित्तीय राजधानी की अगर बात करें, राजधानी तो भोपाल हो जाएगी, वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगी? आपको पता वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? जहां हमें सबसे ज्यादा प्रदेश को आय होती हो, तो ये इंदौर हो जाएगा। वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर। और इंदौर शहर को क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई। याद रखना है, ये आपको बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिनी मुंबई मध्य प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मुंबई को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संस्कार राजधानी भी आती है, जहां पर जैसा जो हमारा शहर होता है, जिस तरीके की उसमें विशेषताएं होती हैं, उसी तरीके राजधानी का दर्जा उसको दिया जाता है। ये दर्जा है सर, आप ना कि इसको संवैधानिक तरीके से समझें। ठीक है, तो ये जबलपुर है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी के बारे में आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाएगा? सिंगरौली में क्या है? धनबाद। ठीक है दोस्तों, तो सिंगरौली ही आपके ऑप्शन में आएगा। तो ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो लगभग हम लोगों ने
खत्म कर लिया है। हम लोगों ने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखा था, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की ये भी देखा था कितने राज्यों से सीमा लगी हुई है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और है जो हम लोग मिस कर रहे थे, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो दूसरे राज्यों से नहीं लगते। ये दोस्तों, ऐसे मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं हैं जो दूसरे राज्यों से नहीं लगती या भू आवेष्टित जिले कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में भू आवेष्टित जिले की बात करें, भू आवेष्टित, और भू आवेष्टित का मतलब मैंने बताया था, अगर भू आवेष्टित देश की बात करें तो ऐसे देश भू आवेष्टित इनकी बात करें, प्रदेशों की बात करें, हम लोगों ने बात की, जैसे अगर करें तो जैसे मध्य प्रदेश हमारे भू आवेष्टित प्रदेश है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा ना तो किसी अन्य देश को छूती है, ना ही किसी अन्य देश की जलीय सीमा है या हमारी किसी तटीय सीमा को नहीं छूती, तो भू आवेष्टित कहा जाता है उसे। तो भू आवेष्टित 18 जिले हैं मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपका खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, सब लोगों तक इसको पहुंचाएं।